नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम निबंध विषय पर पूर्व में जो पढ़ा है उससे आगे की बातें जानेंगे। पिछली बार के संबोधन में हमने पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निबंध की दी गई परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय विद्वानों में दशरथ ओझा, गोविंद त्रिगुणायत, बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे, क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक, रामचंद्र शुक्ल इत्यादि ऐसे बहुत से विद्वान हमारे हुए हैं जिन्होंने निबंध पर अपने विचारों को हमारे सामने रखा है। उन्हीं का अध्ययन करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में भारतीय विद्वानों द्वारा निबंध को किस रूप में देखा गया है, और तत्पश्चात हम दोनों की जो परिभाषाएं हैं, भारतीय और पाश्चात्य विद्वान, उनको साथ लेकर के निबंध के स्वरूप पर हल्की सी चर्चा करेंगे कि निबंध असल में कैसा होता है, और उसके साथ साथ उसकी विशेषताएं जो शायद अगले व्याख्यान में हमारे सामने आ पाएगी, उस पर विचार करेंगे। तो पहले जो विद्वान हमारे सामने आते हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा। दशरथ ओझा के अनुसार निबंध एक रचना शैली है। निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। तो दशरथ ओझा जो है, यहाँ किसी भी निबंध में निबंधकार का व्यक्तिगत जो रूप है, जो सोच है, जो विचार है, उसको महत्व देते हुए ये बात हमें बताते हैं कि निबंध असल में व्यक्तिगत ढंग से किया गया विचार होता है और उस पर रची गई एक रचना शैली होती है जिसमें कि वह किसी विषय पर अपनी बात को रखता है। दूसरे विद्वान जो हमारे सामने निबंध की परिभाषा रखते हैं वो है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर त्रिगुणायत ने निबंध की बात करते हुए ये बताया है कि निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। अब यहाँ इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं कि ये क्या मानते हैं। ये एक ऐसे लेखक हैं या ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जो परिभाषाएं अब तक हमने देखी है, यूरोपीय की बजाय भारतीय, उनमें सबसे पहले ये बात कही है कि निबंध एक प्रकार की गद्य विधा है। अब सब लोग इससे सहमत नहीं है क्योंकि बहुत से निबंध ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच बीच में पद्य का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इनका ये मानना है कि मूलतः यह एक गद्य विधान है जिसमें निबंधकार क्या करता है, जीवन या जगत से संबंधित किसी भी व्यक्ति, वस्तु के प्रति अपनी जो मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाएं होती है, अर्थात उनके प्रति उसके मस्तिष्क में जो बातें होती है, उनकी निर्बाध अभिव्यक्ति कर सकता हो। बिना किसी बाधा के मस्तिष्क में इस जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना जो उसके सामने घटती है, उनके प्रति जो उसके मानसिक विचार उसके भीतर आए हैं, उनको बिना किसी बाधा के अभिव्यक्त कर देता है। और इस अभिव्यक्ति में एक खास बात और भी इन्होंने बताई है कि वह अधिक से अधिक रोचक हो, संवेदनशील हो और चमत्कारपूर्ण हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने निबंध की एक काफ़ी विस्तारित और काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें इसकी शामिल करते हुए हमारे तक निबंध को पहुंचाने की कोशिश की है कि निबंध असल में होता क्या है। एक और विद्वान की बात को अपने लेते हैं, डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे। बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे जो है वो निबंध के बारे में कहते हैं कि निबंध एक साहित्यिक
और ललित रचना है। निबंध एक साहित्यिक और ललित रचना है जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है कि वह कुछ काल के लिए प्रभावित होता रहे या विचार करता रहे। ये भी एक बड़ी परिभाषा है जिसमें निबंध के बहुत से तत्वों को इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये निबंध को एक साहित्यिक और ललित रचना मानते हैं जिसमें लेखक या निबंधकार या तो किसी विचार को लेता है या कि किसी विषय से लेता है जिससे कि वह प्रभावित होता है, अर्थात जिससे वह प्रभावित होता है उस विचार या विषय को लेकर के वह अपनी बात को लोगों के सामने रखता है और वह बात अपनी भाषा में अपने भावों और विचारों की क्रिया और प्रतिक्रिया, जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना के संपर्क में आता है, विचार के संपर्क में आता है, तो उसके दिमाग में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उस सब का बड़े ही सजीव ढंग से उसको व्यक्त करता है। और ये व्यक्त करते हुए पहली जो चीज़ उसके मन में होती है वो ये होती है कि वो पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता रहे। खुद की मनोवृत्तियां तो है ही उसकी, साथ साथ वो ये चाहता है कि जो पाठक इस निबंध को पढ़ रहा है उसकी जो मनोवृत्तियां हैं वो भी इससे प्रभावित हों और वह कुछ काल तक जो निबंध पढ़ रहा है, जो निबंध उसके सामने रखा जा रहा है लेखक के द्वारा या निबंधकार के द्वारा, वह उससे प्रभावित होता रहे और साथ ही साथ उस पर विचार करता रहे। अर्थात उसके विचारों को प्रभावित करना उसका एक उद्देश्य होता है। वो प्रभाव स्थायी नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए रहे, ये बात इसमें निबंध के तत्व के रूप में इन्होंने आवश्यक मानी है। अगले विद्वान हैं क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक। इनके अनुसार निबंध गद्य काव्य की वह विधा है, निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावनात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। देखिए, ये भी निबंध को एक गद्य काव्य की विधा मानते हैं। हमारे साहित्य में बहुत सी विधाएं हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों में विधाएं हैं। ये गद्य काव्य की विधा मानते हैं जिसमें लेखक एक सीमित आकार, इनका कहना है कि निबंध की पहली जो खासियत होती है कि उसका आकार सीमित होता है, असीमित कभी नहीं रहता है। सीमित आकार में इस जगत के जो विविध रूप हैं उनके प्रति अपनी भावनात्मक और विचारात्मक जो भी प्रतिक्रियाएं उसके मन में आई है या उसके मस्तिष्क में आई हैं उनको प्रकट करता है। तो यहाँ हमने क्षेमचंद्र सुमन और योगेंद्र मलिक की परिभाषाओं को भी देख लिया है। अब हम अगले विद्वान को लेते हैं, वो हैं जयनाथ नलिन। जयनाथ नलिन बताते हैं कि निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है, निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति हो। तो ये भी निबंध को गद्य काव्य की एक विधा मानते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ इन्होंने और जोड़ दी है योगेंद्र मलिक के अलावा, वो है कि
मर्यादित, स्वतंत्र विधा नहीं बल्कि एक मर्यादित विधा है, जिसमें कि लेखक स्वतंत्र रूप से जो कुछ चिंतन वो करता है, जो देखता है, और अपनी अनुभूतियों को जो कि निश्चल हैं, उसमें कोई बनावट नहीं है, उनकी सरस और सजीव अभिव्यक्ति करता है। तो ये चीज़ हमने देख ली कि सरस और सजीव अभिव्यक्ति होती है, चिंतन स्वाधीन और निश्चल होता है, और निबंध एक गद्य काव्य की मर्यादित विधा है। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखने की इस परिभाषा में आवश्यकता होती है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर श्री कृष्णलाल। इनके अनुसार भावों एवं विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ है, उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। ये उन्हीं बातों को जो कि हम ऊपर विद्वानों की परिभाषा में देख चुके हैं, थोड़े बदले रूप में अलग शब्दों में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। भावों एवं विचारों प्रधानता, प्रधानता किसकी? भावों एवं विचारों की। और दूसरी चीज शैली की रमणीयता। तो शैली की रमणीयता, भावों एवं विचारों की प्रधानता, ये दोनों चीज़ें मिलकर योग करके जिस तरह के नवीन साहित्य की रचना करती है। कैसा साहित्य? नवीन साहित्य। अगर वो जो साहित्य प्रचलन में हुआ है, उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये ऐसे नवीन साहित्य को जिसमें शैली की रमणीयता हो और विचारों की प्रधानता हो, भावों की प्रधानता हो, उसी को ये उसे निबंध की संज्ञा देते हैं, प्रदान करते हैं। एक और विद्वान आधुनिक काल में जो हुए हैं, प्रभाकर माचवे, ये निबंध की परिभाषा बिल्कुल अलग तरीके से हमारे सामने रखते हैं। इनके अनुसार निबंध गोमंतु, कबायली तथा यायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय व होटलों में वह ठहरा है, मगर उसका मंजिले मकसूद अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। उसमें लेखक की रुचि अरुचि भी मिश्रित रहती है। देखिए, इसमें इस परिभाषा को देते समय ये खुद तो सजीव रहते ही हैं, इसके अलावा इन्होंने निबंध को भी एक मनुष्य के रूप में प्रकट किया है। अर्थात एक अलंकार आ गया है इसमें, मानवीकरण अलंकार, जो कि इस परिभाषा को बड़ी ही रुचिकर बनाता है और हमारा ध्यान तुरंत ही खींच लेता है। देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व हैं, मूलतः किन बातों पर हमें ध्यान रखना है इस परिभाषा में। इन्होंने निबंध को गुमंतु, घूमने फिरने वाला, कबायली तथा यायावर, अर्थात जिसकी रुचि घूमने फिरने में हो, जो एक जगह कभी नहीं ठहरता हो, और साथ में उसका विरोध दिखाते हुए बात और कहते हैं कि चिर प्रवासी साहित्यकार, अर्थात जो अपने स्थान को छोड़कर हमेशा घूमता रहता है, ऐसा साहित्यकार। निबंध को क्या मानते हैं? एक साहित्यकार मानते हैं। कैसा साहित्यकार? जो जैसे गुमंतु होते हैं, कबायली होते हैं, यायावर होते हैं, उनकी तरह का, अर्थात ये घूमता फिरता रहता है, किसी एक जगह पर नहीं टिकता। विचार भी इसके विविध हो सकते हैं, कभी किसी विचार पे आकर के निबंध टिकता है, तो कभी किसी विचार पर आकर के निबंध टिकता है। और हम सब जानते हैं कि घूमने फिरने वाले आदमी क्या क्या अनुभव करता है। उसी तरह से इस निबंध ने भी घाट घाट का पानी पिया है, तरह तरह के विषयों को ये लेता है। कई सराय व होटलों में वह ठहरा है,
तो इसके लिए इसने विविध देशों को भी छुआ है, विविध प्रदेशों को भी छुआ है, विभिन्न संस्कृतियों को भी इसने जिया है, मगर उसका मंजिले मकसूद अंततः है, अर्थात उसका उद्देश्य क्या है। अंततः लेखक ये कहते हैं कि उसका अंतिम उद्देश्य जो है वो या तो आत्मकथन है, अर्थात अपनी बात को कहना है जो कि उसने अब तक अपने जीवन में अनुभूत की है, या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। निकटतम व्यक्तियों को, जो निकट के आपस में बहुत अपनापन लिए हुए जो लोग होते हैं, उनको जो पत्र लिखा जाता है तो उसमें औपचारिकताएं भी हम जानते हैं कम होती है और विषयों को बड़ी आसानी से हम उठा सकते हैं। उसको लिखे जाने वाले पत्र के समान होता है, अर्थात दो चीज़ों से तुलना की है, या तो आत्मकथन से या किसी निकटतम व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान निबंध होता है। इसके साथ साथ इसमें लेखक की रुचि किस विषय में है, किस विषय के प्रति उसकी अरुचि है, वो भी निबंध में निश्चित रूप से शामिल होता है। अब हम आते हैं उस व्यक्ति द्वारा दी गई परिभाषा में, जो कि हिंदी साहित्य में चाहे इतिहास की बात हो, चाहे निबंध की बात हो, चाहे आलोचना समालोचना की बात हो, उनकी कही गई बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। आज भी उनसे इतर जा कर के, उनके दायरे से बाहर निकल कर के बहुत कम लोग हमको कुछ बता पाए हैं कि हम हिंदी साहित्य को किस तरह से देखें। वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं ये? भारतीय साहित्य में विशेष रूप से निबंध साहित्य की चर्चा की जाए तो रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि नजर आता है। उनके बिना निबंध पर की गई चर्चा अधूरी जैसी प्रतीत होती है। अब ये निबंध के बारे में अपने विचार रखते हुए बताते हैं कि शुक्ल जी निबंध के बारे में एक जगह विचार रखते हुए कहते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में निबंध दबा दबा कर, पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हों। तो ये निबंध के बारे में पहली चीज़ तो ये मानते हैं, निबंधों के भेद भी इन्होंने कर रखे हैं, तभी इन्होंने इसमें लिखा है कि शुद्ध विचारात्मक निबंध, अर्थात विचारों में निबंध जो है वो विचारों में काफ़ी अधिक भरा पूरा होना चाहिए, अर्थात शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष अर्थात सबसे बेहतरीन स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति किसी भी निबंध की वहाँ होती है जहाँ इसके एक एक पैराग्राफ में, एक एक पद में विचार दबा दबा कर, ठूंस ठूंस कर रखे गए हों और एक एक वाक्य में या एक एक वाक्य के अंदर संबंध विचार खंड लिए हुए हों, अर्थात एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए हो। वाक्य भी इतना संक्षिप्त में हो जिसमें एक पूरा विचार खंड आ जाए, अर्थात पूरा विचार निचोड़ करके उस वाक्य के अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो ये हुई पहली बात जो रामचंद्र शुक्ल हमें निबंध के बारे में बताते हैं। एक अन्य स्थान पर वो लिखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगतता की विशेषताएं हो, व्यक्तित्व और व्यक्तिगतता की विशेषताएं हों। तो अब जब इन दोनों बातों पर विचार करते हैं तो निबंध के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध में तभी उत्कर्ष आता है जब उसमें हर पैराग्राफ में, हर वाक्य में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और उसके साथ साथ
कोई पूरा एक विचार खंड संक्षेप में संतुलित व्यवस्थित भाषा के रूप में हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखी गई हो। लेकिन इतना अनुशासित लेखन होते हुए भी रामचंद्र शुक्ल यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निबंध हम उसी को कह सकते हैं जिसमें कि लेखक का, निबंधकार का व्यक्तित्व और उसकी व्यक्तिगतता की झलक की विशेषताएं उसमें हमको प्राप्त होती हो। तो इस तरह से हमने हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई बहुत सी निबंध की परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाओं को यहाँ लिया है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर निबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, जिससे कि निबंध हमारे सामने और भी अधिक स्पष्ट रूप से निकल करके आ जाता है। हमने पूर्व में चर्चा की है और उसी बात को हम यहाँ आगे लेकर चलते हैं कि निबंध एक संस्कृत भाषा का शब्द है तथा उसी से हिंदी में आया है। अतः यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि दोनों भाषाओं में निबंध का रूप कैसा रहा है या रह रहा है। अर्थात हिंदी में निबंध को कैसा समझा जाता है और संस्कृत में निबंध को कैसा समझा जाता रहा है। वर्तमान निबंध और संस्कृत निबंध सर्वथा भिन्न दिखाई देते हैं, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। संस्कृत में जहाँ निबंध सूत्रमयी रचना शैली में भाव गुंफन की कला रहती है, निबंध में संस्कृत में जहाँ निबंध सूत्रमयी शैली में भाव गुंफन की कला है, वहीं आधुनिक हिंदी निबंध मुक्त मनोदशा का उद्गार है। देखिए यहाँ अलग आ गया, कहाँ तो भाव गुंफन की कला मानी जाती है और कहाँ वर्तमान निबंध जो है वो मुक्त मनोदशा का, कहाँ बंधन थे और कहाँ मुक्ति है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हमारे सामने निकल करके आती है। पूर्व में ऊपर लिखी परिभाषा में शुक्ल ने इन दोनों रूपों को एकत्र करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी परिभाषाओं को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। स्वयं शुक्ल के निबंध इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। शुक्ल की एक खासियत रही है कि वो जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसको अपने साहित्य में भी उतारते हैं। ये नहीं कि परिभाषा कुछ और दे रहे हैं और जब स्वयं लिख रहे हैं तो उससे अलग हट के लिख रहे हैं। उन्होंने अपने निबंधों में भी उन नियमों की पालना की है। ये हमको उनके निबंध पढ़ने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। शुक्ल का यह मानना भी है कि निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। शुक्ल निबंध को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और इसकी रचना गूढ़ एवं गंभीर कर्म है। अर्थात निबंध लिखना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसकी रचना जो है बड़ा ही गूढ़ एवं गंभीर कार्य होता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक यही संभव है। इनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की भाषा की पकड़ की पहचान करनी है, उसकी भाषा शक्ति को पहचानना है, तो सबसे बड़ी पहचान की कसौटी उसकी निबंध में ही संभव हो पाती है। इसी के साथ भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का आज हमने अध्ययन किया है। अब आप लोग भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों को दोनों की परिभाषाओं को स्वयं पढ़ें और पढ़कर उनमें कहाँ आपको अंतर दिखाई देता है, कहाँ इनके विचारों में अंतर नज़र आता है, उस पर विचार करिएगा। हम अगले व्याख्यान में इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।